हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें जो टॉपिक चल रहा है इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद, उसके पहले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने लोकसभा के जो सवाल आए हुए थे उनको सॉल्व किया था। इसके अलावा लोकसभा से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे उनको कवर करने की कोशिश किया था। आज हम लोग मूव करते हैं राज्यसभा की तरफ। ओके, यानी आज का जो टॉपिक है वो राज्यसभा से संबंधित जितने भी PYQs आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से संबंधित जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट सवाल पे मूव करने से पहले थोड़ा हम लोग इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर राज्यसभा की बात किया जाए स्टूडेंट, राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, राज्यसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो इसे हमारे संविधान में जो राज्यसभा डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता है, आपको काउंसिल ऑफ स्टेट मिलेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, हमारे संविधान में अगर देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप राज्यसभा उतना नहीं मिलता है, आपको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाएगा। तो राज्यसभा का एक नाम हो गया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा नाम इसे हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा बात करें तो पहले के समय में इसको सेकंड चैम्बर के नाम से जाना जाता था। आज इसका उतना रेलेवेंट नहीं है, उतना उपयोग नहीं किया जाता, बट सेकंड चैम्बर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, इसके अलावा इसको परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, परमानेंट हाउस कह लीजिए, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। जैसे कि लोकसभा के केस में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होता है कि अगर वो चाहेंगे तो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा को डिज़ोल्व करने का मतलब राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता। यही रीज़न है कि इसको परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो हमारे संविधान में इसकी कंपोजिशन की जो बात है, इसकी जो संरचना है, उसको आर्टिकल 80 में ये बात कही गई है। यानी आर्टिकल 80 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है और इसको मैं एक एक करके आपको बताते चल रहा हूँ, इसलिए कि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कभी वो आपसे ये ना पूछ ले कि राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दे सकता है, वो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नाम दे सकता है, हाउस ऑफ एल्डर के नाम से जाना जाता है। यही रीज़न है कि मैं जितनी भी नामों से ये जाना जाता है सारा मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर ओरिजिन की बात किया जाए कि जो राज्यसभा की ओरिजिन है उसे अगर ट्रेस बैक किया जाए, उसे पता लगाने की कोशिश किया जाए तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये लिया गया है। ओके, राज्यसभा का जो ओरिजिन है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से आपको देखने को मिलेगा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है राज्यसभा। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण है, जिसे हम लोग बार बार राज्यसभा के नाम से बोल रहे हैं, तो जो इसका हिंदी नॉमेनक्लेचर है, हिंदी नॉमेनक्लेचर, उसे कब एडॉप्ट किया गया था, तो हिंदी, अगर राज्यसभा जो हिंदी नॉमेनक्लेचर है इसका एडॉप्ट करने की बात किया जाए तो इसे 23 अगस्त 1954 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ कि अगर इन केस भविष्य में कोई स्टेटमेंट आपसे ऐसे फैक्चुअल नेचर का सवाल आपसे पूछा तो ये हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आए। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो राज्यसभा इसका यानी हिंदी जो नॉमेनक्लेचर है जिसे हम लोग राज्यसभा बार बार बोल रहे हैं, उसको इस नॉमेनक्लेचर को कब एडॉप्ट किया गया था, तो वो आपका डेट है 23 अगस्त 1954 को। ओके, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात किया जाए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ओके, तो
राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो आपकी 250 होगी, यानी राज्यसभा में मैक्सिमम जो लोग या मेंबर चुन के आएंगे उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 250 यानी 250 है। अब 250 को दो तरीके से यहाँ पे मेंबर को भरा जाता है, इसमें मतलब चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं सिंपल लैंग्वेज कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ तो आप उसको माइंड नहीं किया कीजिए, क्योंकि मेरा एक समझाने का तरीका होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मैं टोटल अंग्रेज़ों वाली कॉन्सेप्ट ले चलूँ, एक नॉर्मल टर्म में, एक नॉर्मल लहजे में भी हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग की नॉर्मल लैंग्वेज में हो जाएगी उतना हम लोग एक ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब उस चीज़ का बुरा मत माना कीजिए आप। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात किया जाए कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो 250 होगी, जिसमें से 238 जो मेंबर होंगे, 238 जो मेंबर होंगे वो अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा से इलेक्ट यानी चुन करके आएंगे। ओके, कहने का मतलब है कि 238 मेंबर जो होंगे वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुन करके आएंगे। इसके अलावा जो 12 मेंबर होंगे, 12 मेंबर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ओके, तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि हमारे राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, तो 250 हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछता है कभी कभी कि हमारे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने की जो लिमिट है, मतलब कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल या डिफरेंट एरियाज़ को मेंशन किया गया है हमारे संविधान में, जैसे कि अलग अलग जो एरियाज़ हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो लिटरेचर हो गया, लिटरेचर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइंस के फील्ड में इनको चुना जा सकता है। इसके अलावा सोशल साइंस के फील्ड में भी इनको चुना जाता है, सोशल साइंस के फील्ड से। ओके, ये कुछ हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ फील्ड है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे कि पहले के समय में एक सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा का मेंबर चुना गया था, जबकि वो इन चारों फील्ड से नहीं आते थे, वो स्पोर्ट्स के फील्ड से आते थे। ओके, लेकिन उनको राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो मतलब किसी भी इंसान को इन चारों फील्ड के अलावा भी वो चुन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस इंसान को किस फील्ड के थ्रू चुना जा रहा है। ओके, ये सारा पावर राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये चार जो पॉइंट मैंने, चार फील्ड जो मैंने आपको बताया, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। 250 में जो 238 मेंबर हैं वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुन करके आते हैं, और 12 मेंबर राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं, उसको मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो जो स्टेट होता है ना, स्टेट डू नॉट इंजॉय इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। कहने का मतलब है कि स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी इसके कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये होता है कि स्टेट के पास, जैसे यूपी के केस में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के केस में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं, जो कि आपका 31 मेंबर होते हैं। ऐसा क्यों? वो ये रीज़न है कि सबसे ज़्यादा मेंबर यूपी से क्यों चुन के जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में यानी भारत में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, यही रीज़न है कि वो पॉपुलेशन की साइज़ के बेस पे राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको अलग अलग आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे यूपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहाँ से चुन के जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 19 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कंपेयर में वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है। यही रीज़न है कि जहाँ जिस स्टेट में या यूनियन टेरेटरीज़ में, कुछ यूनियन टेरेटरीज़ भी हैं, वहाँ से भी मेंबर चुन के जाते हैं। सारे तो नहीं है लेकिन कुछ ही हैं। ओके, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में 19 है। क्यों? क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की पॉपुलेशन यूपी से काफ़ी कम है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे पार्लियामेंट में जो सदस्य चुन के जाएंगे। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो यूपी से ऑलमोस्ट 80 जो मेंबर होंगे वो लोकसभा में चुन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जितना भी आपको देख पा रहे होंगे
तो सारे स्टेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी हर एक राज्य में बराबर बराबर मेंबर आपको चुन के राज्यसभा या लोकसभा में नहीं आते। डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन साइज़ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग वेरी कर जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम लोग पॉइंट देखें स्टूडेंट कि राज्यसभा को अगर देखा जाए तो राज्यसभा एक क्वासी परमानेंट हाउस है, क्वासी परमानेंट हाउस है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो क्वासी का मतलब होता है अर्थ, यानी क्वासी परमानेंट हाउस है बेसिकली। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिज़ोल्व करने की चीज़ नहीं है, यानी राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि लोकसभा को राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, यानी उनके पास ये पावर होती है। लेकिन राज्यसभा के केस में क्या होता है कि जो भी मेंबर चुन के आता है, जो भी मेंबर राज्यसभा के लिए चुना जाता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। 6 साल के लिए कोई भी मेंबर चुन के आता है, और इस 6 साल के दौरान अगर देखा जाए तो हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं, यानी 33.33% जो होते हैं, 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। हर 2 ईयर्स में ये रिटायर होते जाते हैं। ओके, कितने मेंबर? 1/3 मेंबर, यानी 1/3 जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो हर दूसरे साल रिटायर होते जाते हैं। और जब भी एक मेंबर चुन के आता है राज्यसभा के लिए तो वो कम से कम 6 साल के लिए चुन के आता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यही रीज़न है कि जो राज्यसभा है वो क्वासी परमानेंट हाउस है, यानी ये डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर यही लोकसभा के केस में देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो जो हर सदस्य होते हैं इसके कितने साल के लिए मतलब चुन के आते हैं? ये आपके आते हैं 6 साल के लिए। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। ओके, राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। अगर चेयरमैन की बात किया जाए, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। कहने का मतलब है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं यही इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ही दे रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। एक पॉइंट यहाँ पे और सवाल यहाँ से बनता है, ये पॉइंट ये है कि जो चेयरमैन होते हैं यानी जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो क्या राज्यसभा के मेंबर होते हैं? तो ऐसा नहीं है। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही आप ध्यान से रखिएगा। ओके, नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन? उपराष्ट्रपति महोदय, जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिसियल चेयरमैन होते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ये तो मैंने चेयरमैन को आपको बता दिया कि वो राज्यसभा के मतलब मेंबर नहीं होते। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 89 क्लॉज 1 में। ओके, कि ये मेंबर नहीं होते। इसके अलावा वाइस चेयरमैन की अगर बात किया जाए, यानी जो इसके उप चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, ये कंपलसरी है कि वाइस चेयरमैन को राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है, यानी ही इज़ द मेंबर ऑफ हाउस। कौन? वाइस चेयरमैन, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन जो होते हैं हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वही इसके एक्स ऑफिसियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इसके मेंबर नहीं होते, किसके? राज्यसभा के। चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो चेयरमैन के पास जो, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर उसके हेड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ये इनका फंक्शन और इनका जो पावर है ऑलमोस्ट जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनके बराबर होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हम लोग जानते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स फॉर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कम से कम एक साल में 2 बार राज्यसभा की मीटिंग हो, ऐसा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो समन कर सकते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब है कि 6 महीने से ज़्यादा, यानी जो आज सपोज कीजिए आज कोई मीटिंग हुई है और अगले 6 महीने के भीतर ही मतलब यानी 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए जो अगली मीटिंग हो, विद इन 6 मंथ अगली मीटिंग होनी चाहिए। यानी
यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से कम का गैप होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा। तो जितने भी मेंबर चुन के आते हैं एक एक करके हम बता देते हैं आपको। तो जैसे राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं उनका जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली ये होना चाहिए कि वो सबसे पहले कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। हमारा आर्टिकल 84 ये कहता है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए जो भी मेंबर चुन के आए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी विदेशी नागरिक को यहाँ पे राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर चुनने का अधिकार नहीं है। ओके, तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा आर्टिकल 84 कहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट सेकंड पॉइंट की या सेकंड क्वालिफिकेशन की, तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कम से कम राज्यसभा में अगर कोई मेंबर चुन के आ रहा है तो कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होनी ही चाहिए। लेकिन यही लोकसभा के केस में कितना था, लोकसभा के केस में ये 25 वर्ष था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों का अलग अलग है। लोकसभा में देखा जाए तो ये 25 साल होता है कंप्लीट करने का, और राज्यसभा में अगर देखें तो ये 30 साल होता है। यही रीज़न है कि इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा में 25 साल में ही आ जा रहे हैं लेकिन राज्यसभा में 30 साल में आ रहे हैं, और यही रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि हाउस ऑफ एल्डर कहने का यही या कहलाने का यही रीज़न है कि यहाँ के जो मेंबर चुन के आते हैं वो थोड़े सीनियर होते हैं कंपेयर टू लोकसभा। इसके अलावा अगर तीसरे क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो ही मस्ट नॉट हेल्ड या होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो किसी भी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कह लीजिए कि मतलब कोई सरकारी नौकरी में उनको नहीं होना चाहिए। एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी उनको किसी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा चौथा पॉइंट की बात करें तो ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैंक से पैसे लेके या लोन लेके जो भी है धोखाधड़ी कर रखे हों। ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि उनको बचना होना है, जिसको भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बेसिकली आपको चुनना है। ओके, ये कंडीशन लोकसभा वाले में भी था और यही कंडीशन आपके राज्यसभा में भी था। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और जानिएगा कि पहले के केस में स्टूडेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि पहले के केस में ऐसा होता था ना कि कोई मेंबर जहाँ का उसके पास वोटर आईडी है वो वहीं से उस चीज़ का चुनाव लड़ सकता था। जैसे कि अगर राज्यसभा को किसी को चुनाव लड़ना था पहले के केस में, तो अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो यूपी का अगर ले लीजिए, तो अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहा है राज्यसभा से तो वो उसका यूपी में जिस ज़िले से है वो वहाँ पे उसका कम से कम वोटर आईडी होना ज़रूरी था। लेकिन आज के केस में देखा जाए तो ऐसा ये कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी सपोज कीजिए कोई यूपी का मेंबर है, अगर वो गुजरात से जाके राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है या वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो ऐसा वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज के केस में जो रेजिडेंस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा जो रूल है वो बदल गया है, यानी कोई भी इंसान इस देश के भूभाग में कहीं पे भी रह रहा है तो वो कहीं और जाके किसी और भूभाग मतलब इस देश के किसी दूसरे पार्ट में या दूसरे राज्य में जाके राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग पावर एंड फंक्शन की बात करें, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको, कि अगर राज्यसभा के पावर और फंक्शन की बात किया जाए, पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, तो पावर और फंक्शन की अगर बात किया जाए तो लगभग सभी मैटर में जो लेजिस्लेशन से संबंधित है, पिछले वाले सवाल लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो कि इस देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाती हो। जैसे हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसे लेजिस्लेचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जितने भी लेजिस्लेशन से संबंधित मैटर होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हो, वो राज्यसभा जो है वो लोकसभा के बराबर पावर को इंजॉय करती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या जो बिल हो उसको भी पास कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी पास कराने के लिए जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो लोकसभा के बराबर पावर को इंजॉय करती है, अमेंडमेंट बिल। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप ध्यान देते चलिएगा, बस सुन लीजिए एक बार तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा। और कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो बिना राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए वो आगे चल करके पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो पास नहीं होगा तो वो लॉ भी नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी बिल है जो एक्सेप्ट मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन मनी बिल के अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया या कोई और ऑर्डिनरी बिल हो गया, वो लोकसभा में उसको
इंट्रोड्यूस कराना मस्ट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आगे चल करके पास नहीं हो पाएगा, और वो बिल जब पास नहीं होगा तो इस देश के लिए एक कानून या लॉ नहीं बन पाएगा। ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो राज्यसभा का जो चार्ज है, मतलब आप कह लीजिए चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन लेवल्ड ओनली इन द राज्यसभा, यानी मान लीजिए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय कोई भी उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, तो वो स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो वो वैसे मेंबर तो नहीं है राज्यसभा के, लेकिन उनके इस चार्ज के जो मतलब चार्जेस हैं उनके खिलाफ, वो आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही मूव कराए जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, और उन आर्टिकल में से एक आर्टिकल है आपका 249। ये आर्टिकल ये कहता है बेसिकली कि जो राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय हैं उन पे अगर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वो राज्यसभा के पास है। ये आर्टिकल 249 ये बात कहता है। आर्टिकल 249 किससे संबंधित है, तो स्टेट लिस्ट से संबंधित है, और ये कहता है कि जो राज्यसभा है वही सिर्फ और सिर्फ इस विषय पे जितने भी इसमें लिस्ट में है वो कानून बनाने के लिए अधिकार रखता है। ओके, इसके अलावा एक आर्टिकल इससे और संबंधित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल आपका 312। आर्टिकल 312 ये कहता है कि मतलब राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज की क्रिएट कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात किया जाए तो आज के देश में अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो 3 सर्विसेज हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFOS। ये 3 सर्विस आज के सिनेरियो में अगर देखें तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। बाकी जितनी भी सर्विसेज यूपीएससी क्रिएट करता है वो ज़्यादातर सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में सिर्फ 3 होते हैं, IAS हो गया, IPS हो गया और इंडियन फॉरेस्ट हो गया। फॉरेन वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर मैं फॉरेन बता दिया हूँ, IFOS बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में सेम प्रीलिम्स का पेपर आता है, लेकिन इसका अलग से मेंस कराया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यही 3 जो सर्विस हैं आज के समय में वो भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। बाकी अगर यूपीएससी और जो मतलब जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया या IRS हो गया, IIAS हो गया, तो ये सब जो सर्विसेज हैं ये आप देख पाएंगे कि वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। ओके, तो ये कुछ राज्यसभा के पास स्पेशल अथॉरिटी है या स्पेशल पावर कह लीजिए आप, है जो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में मेंशन किया गया है। उसे एक अलग तरीके का पावर दिया गया है कि अगर वो चाहेगा तो किसी भी स्टेट लिस्ट से संबंधित जितने भी आप कह लीजिए कि सब्जेक्ट है या मेंशन किया गया है स्टेट लिस्ट में, उस पर उसको मतलब नया कानून बनाने का अधिकार है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गया राज्यसभा से संबंधित जो कि आज का टॉपिक है। बाकी अब हम लोग आज के इस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल को PYQ जो आ रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, और उम्मीद करते हैं जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये आपको समझ आया होगा, और इससे देखेंगे आपकी कितने सवाल आपके बन जा रहे हैं। ओके, यानी ऑलमोस्ट जितने भी सवाल आपको राज्यसभा से आएंगे मोर देन 90% आपके इन्हीं टॉपिक से सवाल बन जाएंगे, जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया। तो एक एक करके आज के पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, देखिएगा यहाँ पे राज्यसभा नहीं दिया है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि विधान परिषद की बात कर रहा है। नहीं, ये विधान परिषद और राज्यसभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विधान परिषद किसी स्टेट में होता है, ये सारे स्टेट में भी नहीं है। यानी हमारे संविधान में एक बाई कैमरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट चलता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि 2 हाउस, अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो एक आपका लोकसभा हो गया, एक हो गया आपका राज्यसभा। लेकिन ये अगर स्टेट लेवल पे आप जाएंगे तो स्टेट लेवल पे लगभग हर राज्य में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक विधानसभा देखने को मिलेगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हर राज्य में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिले, क्योंकि ये किसी यानी आज के देश, अगर आज के समय में देखा जाए तो हमारे देश के 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन बाकी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य में है। ओके, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यही रीज़न है कि काउंसिल ऑफ स्टेट हमारे संविधान में राज्यसभा को कहा जाता है। तो सवाल क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाई, यानी जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी कह रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, और ऑप्शन सी कह रहा है मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ एंड ग्राम पंचायत।
ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि जो राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं वो हमारे राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके जो इलेक्टेड सदस्य हैं उनके द्वारा चुन के आया जाता है। ओके, मैं जब राज्यसभा का पॉइंट आपको बता रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे ये बात जिक्र इस बात को मैंने मेंशन किया था कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो 238 होते हैं, 238 जो इलेक्ट होके आते हैं, वो कहाँ से चुन के आते हैं, तो जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा वो चुन करके आते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैंने जिक्र ही नहीं किया था, तो यही रीज़न है कि इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होने वाला, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनसे ये चुन करके आते हैं। और ये बात कहाँ पर कही गई है, तो ये बात कही गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 4 में। हमारा संविधान का आर्टिकल 80 क्लॉज 4 क्या कहता है कि राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं यानी एमएलए होते हैं, वो राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे कि यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम बताया था कि राष्ट्रपति के केस में भी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से उनका चुनाव होता है। ठीक उसी तरीके से जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको भी जो स्टेट के एमएलए होते हैं ना, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, जो चुन के चुनाव लड़ के आते हैं, नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इलेक्टेड होते हैं वो भी राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए ही अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर कैसे होता है, आपके मन में एक सवाल आएगा। तो बेसिकली जैसे प्रेसिडेंट के केस में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये लोग चुन के आते हैं। तो ये कैसे हुआ सर, तो मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया था कि जैसे ये हम सभी नागरिक हो गए, हम लोग क्या करते हैं कि अपना एमपी और एमएलए चुनते हैं। किसको चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। तो ये हम जब इसको डायरेक्ट चुनते हैं तो ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इनको डायरेक्ट चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट का वहाँ पे केस लिया था, यहाँ पे मैं राज्यसभा के मेंबर की बात कर रहा हूँ। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो बेसिकली हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते, ये वाला केस नहीं होता, ये डायरेक्ट एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे एमपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एमपी ही तो बनेंगे। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो एमपी ही बनेते हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इनको चुनाव कैसे होता है, तो जो एमएलए हम लोग चुन के भेजते हैं वही एमएलए इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यही रीज़न है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी हर एक एमएलए का अपना एक वैल्यू ऑफ वोट होता है और वो राज्यसभा के मेंबर के चुनाव के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, और वो मतलब जो भी मेंबर उनको कैंडिडेट उनको या मेंबर पसंद हो गए उन्हें वो मतलब वोट दे के जिता के उनको मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में राज्यसभा का मेंबर बना के भेजते हैं। ओके, तो यही रीज़न है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनका चुनाव होता है, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन के। ये थोड़ा सा आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ एंड ग्राम पंचायत, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। ओके, अगर आपको कोई या किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा, मैं उस सवाल को वापस रिपीट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है और उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में कि इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला था कि राज्यसभा एक क्वाशी परमानेंट बॉडी है या हाउस है, क्योंकि यहाँ के हर मतलब मेंबर को 6 साल के लिए चुन के भेजा जाता है, और राज्यसभा के 1/3 यानी 33% जो मेंबर होते हैं
वो आप कह लीजिए कि हर दूसरे साल वो रिटायर होते जाते हैं। ओके, तो अब करंट सीन में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं, जो कि बिहार के सीएम थे। ओके, तो क्यों जा रहे हैं, बेसिकली आप देख पा रहे होंगे। क्यों का मतलब तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों जा रहे हैं, बट अभी आप देखिए कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, और ये जो चुनाव होता है हर दूसरे साल होता रहता है। 6 साल के लिए होता है, मतलब 6 साल के लिए वो चुन के जाएंगे, लेकिन हर दूसरे साल उनका मतलब 1/3 जो मेंबर होते हैं वो चुन के आते रहते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, ये बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, इनका जो टर्म होता है 5 ईयर होता है, नहीं, ये 6 ईयर होता है। ये पॉइंट 6 साल के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला तो सही है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है कि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज, नहीं, ये बात लोकसभा के केस में होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये राज्यसभा के केस में यहाँ पे 30 ईयर्स यानी 30 साल कम से कम उनका आयु होना चाहिए। यही तो रीज़न है कि इसको हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपके गलत हो जा रहे हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पहला सही है और दूसरा अगर गलत है तो यहाँ है ये चला गया, यहाँ है ये चला गया और यहाँ है ये चला गया। तो आपका करेक्ट आंसर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है करेक्ट कौन सा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा, यानी राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है और कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, यही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इट्स मेंबर आर चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन दिस स्टेट, मैंने अभी कुछ समय पहले ही जस्ट बताया आपको कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इनका, यहाँ पे क्या होता है इनका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और पूछा क्या है कि यहाँ पे सही, तो ये वाला तो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू चूज एज सून एज मे बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी द चेयरमैन देयर ऑफ, यानी कहने का मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि राज्यसभा को यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उसको डायरेक्ट कैसे आप चुन लेंगे, यथाशीघ्र कैसे चुन लेंगे, नहीं, उसका एक अलग तरीके से प्रोसीजर होता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, वो दोनों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है, ना कि ये डायरेक्ट यहाँ पे शीघ्र हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डजंट हैव द राइट टू स्पीक इन द राज्यसभा, नहीं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, दोनों सदनों में, यानी बोथ हाउसेस कौन कौन से हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। जब अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक मैं इससे पहले ही कवर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास सुनने का, बोलने का, वहाँ पे उस प्रोसीडिंग यानी जो कार्यवाही चल रही है उसमें बैठने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वोट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का उनके पास अधिकार नहीं होते। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है और ये उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि प्रेसिडेंट में नॉमिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट टोटल, यानी ये कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल मिलाकर कितने मेंबर को नॉमिनेट यानी मनोनीत कर सकते हैं। तो ये बात आर्टिकल 80 में कही गई है। हमारा आर्टिकल 80 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के संरचना की बात करता है, और यही आर्टिकल कहता है। इस आर्टिकल के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में, मैंने आपको बताया कि साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया और सोशल साइंस हो गया, इन क्षेत्रों से मिला करके 12 मेंबर, यानी कितने मेंबर को, टोटल 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, टोटल 12 मेंबर। और टोटल मेंबरशिप कितनी होती है, 250 होती है, मैंने बताया। उसमें से 238 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा से चुन के आते हैं, और 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय इनको नॉमिनेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 मेंबर को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत या नॉमिनेट करने की पावर रखते हैं।
इसका करेक्ट हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यसभा होती है उनमें कितने मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट हो जाए कोई कैंडिडेट। 25 साल, ये तो लोकसभा का है। 30 साल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही जब पॉइंट बता रहा था तो वहाँ पे मैंने इस बात को मेंशन किया था कि इसके क्वालिफिकेशन में कि वो इंसान सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ओके, 32 साल की बात किया जाए तो 32 साल अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक कवर किया है इंडियन पॉलिटी में उसमें किसी भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन 35 साल की अगर बात किया जाए तो ये प्रेसिडेंट के केस में होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट के केस में होता है और ये गवर्नर के केस में होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं या उप राष्ट्रपति हैं या किसी राज्य के राज्यपाल जो हैं, इन तीनों लोगों की अगर वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ के केस में अगर देखा जाए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तो आपको कम से कम 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। और अगर 25 साल की बात किया जाए तो ये लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा में कम से कम 25 साल की उम्र आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप ये अपना कमेंट में जाके बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा और मैं उस चीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी पॉइंट अच्छे जा रहा है, कौन सा ख़राब जा रहा है। ओके, ऑडियो वीडियो की किस तरीके का क्लैरिटी है कि नहीं वो आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं, जो बाकी इसके बचे हुए सवाल हैं उसको अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।